Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is paracrines which regulate the GIT function. सबसे पहले हमें पैराक्राइंस फैक्टर का पता होना चाहिए। ये ऐसे केमिकल मैसेंजर्स होती है, स्पेसिफिकली ऐसे जीआईटी पेप्टाइड्स जो कि स्पेशलाइज्ड सेल से प्रोड्यूस होते हैं। वो स्पेशलाइज्ड सेल से प्रोड्यूस होने के बाद ये डिफ्यूज़ करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर। डिफ्यूज़ करने के बाद अपने ये टारगेट टिश्यू पर बाइंड करते हैं। उनके जो टारगेट टिश्यू होते हैं वो इनके साथ ही पड़े हुए होते हैं, एडजेसेंट होते हैं। तो पैराक्राइंस हम जब ये कहेंगे कि ऐसे केमिकल्स, अगर हम जीआईटी के एतबार से कह रहे हैं कि ऐसे जीआईटी पॉलीपेप्टाइड्स या फिर सिंपल पेप्टाइड्स जो किसी एक स्पेशलाइज्ड सेल से प्रोड्यूस हो, फिर इसके बाद इनका डिफ्यूज़ करना ज़रूरी है। डिफ्यूज़ करने के बाद फिर वो एडजेसेंट सेल के ऊपर जाके काम करें ना, शॉर्ट डिस्टेंस को डिफ्यूज़ करने के बाद एडजेसेंट सेल के ऊपर जाके काम करें, वो तो ऐसे को बोलेंगे हम पैराक्राइंस। जो जीआईटी के जो पैराक्राइंस होते हैं ना, उसमें दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आती है। पहले एग्जाम्पल सोमैटोस्टैटिन और दूसरी होती है हिस्टामीन। हमने इनको पढ़ लेते हैं डिटेल से। जो सोमैटोस्टैटिन है, सोमैटोस्टैटिन का एक रोल तो हम पढ़ चुके थे ग्रोथ हार्मोन के हवाले से कि ये हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग फैक्टर नहीं था बल्कि इनहिबिटिंग फैक्टर था। ये हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता था। ये ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को इनहिबिट करता था। तो एक तो हमने पढ़ा था कि इसका एक सोर्स होता है हाइपोथैलेमस। दूसरा ये हम जीआईटी में पढ़े, तो जीआईटी में क्या होगा, जो सोमैटोस्टैटिन होता है ना, वो दो फॉर्म्स में होता है, सोमैटोस्टैटिन 14 और सोमैटोस्टैटिन 28। 14 और 28 इसलिए कहते हैं इनके अमाइनो एसिड सीक्वेंस के बेस पर। इनकी प्रोडक्शन देख लेते हैं। जो एक तो हमने पढ़ा कि हाइपोथैलेमस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन आज हमारा टॉपिक हाइपोथैलेमस नहीं है। आज हमारा टॉपिक ग्रोथ हार्मोन नहीं है। तो आज हम उसको सोमैटोस्टैटिन को ग्रोथ हार्मोन के हवाले से नहीं देखेंगे, बल्कि हम सोमैटोस्टैटिन को जीआईटी के हवाले से देखेंगे। जो उसकी प्रोडक्शन होती है जीआईटी में, वो एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। उन सेल्स को बोलते हैं डी सेल्स। वो डी सेल्स पेनक्रियाटिक आइलेट्स में भी होते हैं। वो डी सेल्स जीआईटी म्यूकोजा में भी होते हैं, स्पेसिफिकली जूजिनम और आइलियम में, जीआईटी के म्यूकोजा में। इनका स्टिमुलस क्या होगा सोमैटोस्टैटिन की प्रोडक्शन के लिए? जो इनका स्टिमुलस होता है ना, वो ल्यूमेन में एसिड की कंसंट्रेशन, अगर एसिडिक काइम ज़्यादा आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो सोमैटोस्टैटिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। अगर वेगल स्टिमुलेशन ज़्यादा आ रही है तो इसकी स्टिमुलेशन या फिर इसके हार्मोन की सिक्रेशन कम होगी। तो उसके दो स्टिमुलस होते हैं, पहला एसिडिक कंसंट्रेशन, वो उसको बढ़ा देगी, दूसरा वेगल स्टिमुलेशन यानी पैरासिम्पैथेटिक। नॉर्मली पैरासिम्पैथेटिक जीआईटी की मोटिलिटी को बढ़ा देती है। जब एक तरफ पैरासिम्पैथेटिक चल रही हो तो सोमैटोस्टैटिन की प्रोडक्शन को वो इनहिबिट करती है। वो क्यों इनहिबिट करती है? क्योंकि सोमैटोस्टैटिन हमारे ऑलमोस्ट जीआईटी के 90% फंक्शन को सप्रेस करता होता है। सारे फंक्शन को आप कह सकते हैं इनहिबिट करता होता है। तो अगर पहले से कोई स्टिमुलेशन चल रही है तो वो स्टिमुलेशन इनहिबिशन को रोक देगी। इसके एक्शन क्या होते हैं? इसका एक्शन ये होता है कि ये हमारे जीआईटी के ऑलमोस्ट काफ़ी सारे हार्मोन की रिलीज को ये इनहिबिट करता होता है। तो पहला फंक्शन ये हो गया। दूसरा फंक्शन, ये एसिडिक कंसंट्रेशन इसको बढ़ा दिया, यानी इसका जो स्टिमुलस था वो एसिडिक काइम था, तो ये गैस्ट्रिन की सिक्रेशन को स्पेसिफिकली इनहिबिट कर देगा। तीसरा फंक्शन, इसने जीआईटी की मोटिलिटी को भी इनहिबिट करना है, गाल ब्लैडर की मोटिलिटी को भी इनहिबिट करना है। इसने जो ग्लूकोज की जो एब्जॉर्प्शन होती है, अमाइनो एसिड की और टैग की एब्जॉर्प्शन, उनको भी इनहिबिट करना है। तो इसके जो फंक्शन होते हैं वो इनहिबिशन में ही आते होते हैं। पहला जीआईटी के तमाम हार्मोन की इनहिबिशन, स्पेसिफिकली गैस्ट्रिन, क्योंकि इसका जो स्टिमुलस था वो एसिडिक कंसंट्रेशन था। दूसरा फंक्शन था कि जीआईटी की मोटिलिटी को कर देगा, मोटिलिटी को, गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को, जो जीआईटी की डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होती है ग्लूकोज की, अमाइनो एसिड की, टैग की, उनको भी ब्लॉक कर देना। तो ये इसको हम इनहिबिटरी पैराक्राइन भी बोल सकते हैं सोमैटोस्टैटिन को, क्योंकि इसने एक तरफ ग्रोथ हार्मोन को भी इनहिबिट करना है, दूसरी तरफ इसने जीआईटी के फंक्शन को भी ब्लॉक कर देना है। नेक्स्ट इज हिस्टामीन। हिस्टामीन की प्रोडक्शन होती है हिस्टाडीन से। जब हिस्टाडीन की डी कार्बोक्सिलेशन होती है तो बनता है इससे हिस्टामीन। वहाँ पे पीएलपी को फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये तो बायोकेमिस्ट्री थी। अब इसकी साइट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ये जीआईटी में स्पेसिफिक सेल्स होते हैं ऑक्जेंटिक ग्लैंड में, वहाँ से प्रोड्यूस होता है। वहाँ पे स्पेशलाइज्ड ऑक्जेंटिक ग्लैंड में कनेक्टिव टिश्यू पार्ट होता है। उस कनेक्टिव टिश्यू पार्ट में मास्ट सेल्स होते हैं। उन मास्ट सेल्स के ग्रैन्यूल्स में हिस्टामीन स्टोर होता है, तो वहाँ से प्रोड्यूस होता है। दूसरी बात, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं वहाँ पर, ये इंटेस्टाइन में, जीआईटी में, उनको बोलते हैं ईसीएल लाइक सेल, यानी एंटीरोक्रोमेफिन लाइक सेल्स। इन सेल्स का स्टिमुलस क्या होता है कि इन्होंने हिस्टामीन किन कंडीशन में प्रोड्यूस करना है? जब हमारी बॉडी, जब गैस्ट्रिन होती है ना, तो गैस्ट्रिन इसकी रिलीज को भी बढ़ा देती है, गैस्ट्रिन की सिंथेसिस को भी बढ़ा देती है। कैसे बढ़ाती है? ये एक एंजाइम होता है हिस्टीडीन कार्बोक्सिलेज, उसको एक्टिवेट कर देती है। तो ये इसका स्टिमुलस होता है।
यानी इसका स्टिमुलस होगा गैस्ट्रेन, और गैस्ट्रेन इसको 3 तरीकों के जरिए बढ़ाएगी इसकी सिक्रेशन को। पहली बात, इसकी रिलीज को बढ़ा देगी ECL सेल से। दूसरी बात, इसकी सिंथेसिस को बढ़ा देगी। कैसे बढ़ाएगी? हिस्टाडीन डी कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करके। तीसरा, ये जो ECL सेल्स इनकी ग्रोथ करवा देगी, इनकी हाइपरट्रॉफी करा देगी, जिसकी वजह से सिक्रेशन का रेट भी ज़्यादा होगा। इसका एक्शन पढ़ लेते हैं। जो इसका जो एक्शन होता है हिस्टामिन का, इसने चूंकि प्रोड्यूस हुआ गैस्ट्रिन से, तो इसने गैस्ट्रिन की हेल्प करनी है। ये इसने स्टोमक के अंदर हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन को बढ़ा देना है, स्पेसिफिकली पेराइटल सेल से बढ़ाना होता है। ये 2 तरीके से कर सकता है, एक तो डायरेक्ट भी कर सकता है, दूसरा ये गैस्ट्रिन और एसिटाइल कोलिन के एक्शन को पोटेंशिएट कर सकता है। पोटेंशिएट का मतलब इनके एक्शन को साइनर्जिस्ट के तौर पर काम आता है, इनके एक्शन को भी बढ़ा देता है, इनकी रीइंफोर्स कर देता है। तो एक तो डायरेक्ट कर सकता है, दूसरा ये पोटेंशिएट करके कर सकता है, एसिडिक सिक्रेशन को बढ़ा सकता है। इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है? अगर किसी भी वजह से अगर पेप्टिक अल्सर हो जाए, कि अगर कोई हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया आ गया, या फिर अल्कोहल ज़्यादा ले ली या एस्पिरिन ज़्यादा ले ली, उसकी वजह से अगर कोई पेप्टिक अल्सर होता है, तो अगर अल्सर को प्रिवेंट करना है, यानी हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन को ब्लॉक करना है, तो हम ऐसी ड्रग्स लेते हैं जो हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। वो कौन सी ड्रग्स होती है? वो सिनापिडिन और रेनिटिडीन। ये 2 ड्रग्स होती है जो हाइड्रोजन आयन के H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। H2 रिसेप्टर हिस्टामिन के रिसेप्टर होते हैं। अगर ये H2 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगी तो हिस्टामिन अपना एक्शन नहीं कर सकेगी। अपना एक्शन नहीं कर सकेगी तो हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन भी ब्लॉक हो जाएगी। इसी तरह ये ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हिस्टामिन अपना एक्शन ना कर सके, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर रिलीव हो सके। अगर हमने हिस्टामिन के एक्शन को समझना है तो हम इस तरह डायग्राम से भी समझ लेते हैं। यहाँ पे एक गैस्ट्रिक हिस्टामिन के एक्शन को समझने के लिए हम एक गैस्ट्रिक पेराइटल सेल की एग्जांपल ले लेते हैं। गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स होते हैं वो एक्जेंटिक ग्लैंड का पार्ट होते हैं। इनका काम होता है हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन करवाना। तो यहाँ पे 5 फैक्टर लिखे हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। जो उसके 3 फैक्टर हो गए जो उसकी सिक्रेशन को क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे, और 2 फैक्टर ऐसे जो उसकी सिक्रेशन को ब्लॉक कर देंगे। हमने कहा था कि सोमैटोस्टैटिन करता होता है उसकी सिक्रेशन को ब्लॉक करता होता है। कैसे करता है वो भी हम देख लेते हैं। 5 फैक्टर लिखे हुए हैं। लेफ्ट साइड पे लिखा होगा वेगस, देन कम्स गैस्ट्रिन, देन कम्स हिस्टामिन, देन कम्स सोमैटोस्टैटिन, देन कम्स प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि लोकल हार्मोन्स होते हैं। इनको हम यहाँ पे एग्जांपल हो सकती है प्रोस्टाग्लैंडिन, E2 की एग्जांपल आप ले लें। अगर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन चलती है तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करती है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेगा। वो रिसेप्टर होगा M3 यानी मस्कुलिनिक टाइप 3 रिसेप्टर। दूसरी तरफ अगर कोई हमने प्रोटीनेशियस फूड ली जिसमें प्रोटीन ज़्यादा थी, प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने के लिए एंजाइम होता है पेप्सिन। पेप्सिन की एक्टिवेशन के लिए हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से G सेल्स एक्टिवेट हो गए। G सेल्स एक्टिवेट हो गए तो वो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करेंगे। वो गैस्ट्रिन कोलिसिस्टोकाइनिन B रिसेप्टर पर बाइंड करेगा। जो कोलिसिस्टोकाइनिन B रिसेप्टर और M3 रिसेप्टर दोनों कपल होते हैं GQ प्रोटीन के साथ, यानी इनकी जो एक्टिवेशन होती है रिसेप्टर से, तो GQ प्रोटीन एक्टिवेट होती है। GQ प्रोटीन सेकंड मैसेंजर को एक्टिवेट करती है, उसको बोलते हैं IP3 डैक कैल्शियम मैकेनिज्म। जो IP3 कैल्शियम है वो आगे हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप को एक्टिवेट करेगा। हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप अगर एक्टिवेट होगा तो वो हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन करेगा। तीसरी बात है हिस्टामिन की। हिस्टामिन की प्रोडक्शन होती है एंटीरोक्रोमेफिन लाइक सेल से। हमने कहा था कि जो गैस्ट्रिन होता है ना, वो एंटीरोक्रोमेफिन लाइक सेल्स की ग्रोथ को भी बढ़ाता है, वो इसकी रिलीज को भी बढ़ाता है हिस्टामिन की, वो इसकी सिंथेसिस को भी बढ़ाता है, यानी हिस्टाडीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। हिस्टामिन अगर प्रोड्यूस हो जाती है तो वो H2 रिसेप्टर पे बाइंड करती है। जो H2 रिसेप्टर होता है वो GS से कपल होता है। GS एक्टिवेट होगी तो स्टिमुलेटरी G प्रोटीन एक्टिव होगी। स्टिमुलेटरी G एक्टिव प्रोटीन होगी तो वो साइक्लिक AMP के अमाउंट को बढ़ा देगी। साइक्लिक AMP भी हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब 2 फैक्टर ऐसे हैं जो उसको इनहिबिट करते हैं, एक सोमैटोस्टैटिन, दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन। हमने कहा था कि प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं ना, जो सोमैटोस्टैटिन थे वो हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन को ब्लॉक कर रहे थे। हालांकि प्रोड्यूस जब हो रहे थे जब ल्यूमिन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही थी। तो D सेल से प्रोड्यूस हो गए सोमैटोस्टैटिन और प्रोस्टाग्लैंडिन दोनों कपल हो गए GI से। GI प्रोटीन एक्टिवेट होगी तो इसने साइक्लिक AMP के अमाउंट को कम कर देना है। अगर साइक्लिक AMP नहीं होगा तो हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप एक्टिव नहीं होगा, जिसकी वजह से सिक्रेशन भी ना होने के बराबर होगी हाइड्रोजन आयन की। कुछ इनहिबिटर्स भी होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने एसिटाइलकोलिन के एक्शन को अगर हमने क्या करना है, अपोज करना है, तो एक ड्रग होती है एट्रोपिन जो कि मस्कुलिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। तो एट्रोपिन भी हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन को ब्लॉक कर सकती है। दूसरी ड्रग है सिमेटिडिन या फिर रेनिटिडिन। ये ड्रग होती है जो H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। तीसरी ड्रग है ओमिप्राजोल हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप को ब्लॉक करती है। ये 3 ड्रग्स हम इसलिए लेते हैं कि पेप्टिक अल्सर में हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन ज़्यादा ना हो सके। कहीं ऐसा ना हो कि जो म्यूकोजा है पहले ही डैमेज हो चुका है तो हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन हमारे स्टोमक को मजीद डैमेज ना सके। तो 3 ड्रग्स ऐसी है जो पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने में इस्तेमाल होती हैं।